पहाड़ों के बीच बसे शांत गांव, सुखनगर की सुबह मंदिर की घंटियों, पक्षियों की चहचहाहट और खेतों की ओर जाते किसानों से होती थी। गांव के बीचों बीच बने बस स्टैंड के सामने मोहन अपनी पत्नी मालती के साथ मिलकर मोहन मटन बिरयानी का एक छोटा सा लकड़ी का ठेला लगाता था। भले ही उनका ठेला छोटा था, लेकिन सीधे साधे और ईमानदार मोहन की मुस्कान और जायके की वजह से वहां हमेशा ग्राहकों की भारी भीड़ जुटी रहती थी। मोहन की असली ताकत उसकी पत्नी मालती थी, जो हर सुबह 4 बजे की कड़ाके की ठंड में उठकर पूरे दिल और मेहनत से बिरयानी के मसाले तैयार करती थी। अरे भाग्यवान, तुम भी ना, अभी तो ठीक से भोर भी नहीं हुई है और तुम इतनी कड़ाके की ठंड में उठकर रसोई में आ गई। इतनी सुबह सुबह फिर से काम शुरू कर दिया। थोड़ा आराम कर लेती तो क्या बिगड़ जाता। शरीर है तुम्हारा, कोई मशीन तो नहीं है ना। अरे जी, अगर मैं आराम करने बैठ गई ना तो हमारे भूखे ग्राहक हमसे पहले ही बस स्टैंड पर आकर खड़े हो जाएंगे। मेहनत से ही तो हमारी किस्मत का ताला खुलेगा। आप बस देखते जाइए, आज की बिरयानी ऐसी बनेगी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए। वाह वाह मालती, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया है। मसालों की खुशबू सीधे दिल को छू रही है और नमक मिर्च का जो तालमेल बैठा है ना, वो बिल्कुल एकदम सही और सटीक बैठा है। आज तो ग्राहक खाते ही झूम उठेंगे, सच में। अच्छा जी, आज आपको सिर्फ मसाला ही सही लग रहा है? थोड़ा ध्यान से सोचिए मोहन जी, जादू मसालों में नहीं है, बल्कि इस मसाले को इतनी सुबह उठकर पूरी लगन से पीसने वाली आपकी इस पत्नी के हाथों में है। समझे या समझाऊं? मोहन और मालती ठेला लेकर बस स्टैंड पहुंचते हैं। तभी वहां से एक बूढ़े बाबा आते हैं और मोहन से कहते हैं, बेटा, ओ बेटा मोहन, सुबह सुबह बड़ी दूर से सफर करके आ रहा हूँ। बदन ठंड से कांप रहा है और पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्या इस बूढ़े को तुम्हारी इस देग से थोड़ी गर्मा गर्म मटन बिरयानी खाने को मिल जाएगी बेटा? बड़ी कृपा होगी तुम्हारी। अरे बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपका हक है इस ठेले पर। आप यहाँ आराम से बैठिए। मालती, जल्दी से बाबा के लिए एकदम कड़क और गर्मा गर्म बिरयानी की प्लेट लगाओ। बाबा, आप आराम से खाइए, हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं जाता। बूढ़े बाबा बिरयानी खाता है और पहला निवाला खाते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून आ जाते हैं। हाँ बेटा, स्वाद तो लाजवाब है ही, लेकिन इस अन्न में जो तुम्हारा प्यार और आदर छुपा है ना, उसने मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया। जीते रहो बेटा। मेरा आशीर्वाद है कि तेरे इन दोनों हाथों में हमेशा ऐसी ही बरकत बनी रहेगी और तू खूब तरक्की करेगा। दिन भर के कड़ी मेहनत के बाद रात का समय, मोहन और मालती दिए की रोशनी में बैठकर खाना खा रहा है। मोहन जी, मैं सोच रही थी कि अगर हम अपनी रोज की कमाई में से थोड़ा थोड़ा पैसा अलग बचाकर रखने लगी तो शायद अगले साल तक हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि हम इस सड़क से हटकर एक छोटी सी पक्की दुकान किराए पर ले सकें। आपका क्या विचार है? तुमने बिल्कुल मेरे दिल की बात कह दी मालती। हम दुकान भी लेंगे और शहर के सबसे बेहतरीन पेंटर से उसके बाहर एक बहुत बड़ा चमकदार बोर्ड भी लगवाएंगे, जिस पर लिखा होगा मालती और मोहन की मशहूर बांस वाली बिरयानी। फिर देखना, हमारा भी एक बड़ा नाम होगा। दोनों पति पत्नी अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे और आने वाले कल के हसीन सपने बुन रहे थे, लेकिन वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि कुदरत उनके सब्र का इम्तिहान लेने के लिए तैयार बैठी थी और अगले ही हफ्ते आने वाली भयंकर बारिश उनकी जिंदगी का रुख बदलने वाली थी। अगले ही दिन मालती ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, तेज ठंडी हवा के झोंके के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरा सुखनगर पानी पानी हो गया। मोहन इस आस में ठेला लेकर बस स्टैंड पहुंचा कि बारिश में लोग गर्मा गर्म बिरयानी ज्यादा खाएंगे, लेकिन वक्त बीतता गया और सड़क पर कोई नहीं दिखा। हे भगवान, सुबह से 4 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इस मूसलाधार बारिश की वजह से पूरी सड़क पर एक परिंदा भी नजर नहीं आ रहा। इतनी मेहनत से बनाई हुई बिरयानी की देग वैसे की वैसी ही भरी पड़ी है। अगर आज ये सब खराब हो गया तो
तो लागत के पैसे भी डूब जाएंगे। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। बारिश होने के कारण मोहन की दुकान पर कोई बिक्री नहीं हुई। वह निराश होकर वह घर चला जाता है। रात का समय मटन बेचने वाला सलीम भाई मोहन के घर आता है और मोहन को कहने लगता है, मोहन भाई देखो, मुझे भी आगे मंडी में थोक वाले को पैसे चुकाने होते हैं, वरना वो मुझे माल देना बंद कर देगा। पिछले पूरे 2 हफ्ते का मटन का हिसाब आपका बाकी पड़ा हुआ है। अगर थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता ना भाई, तो मेरा भी काम आगे सुचारू रूप से चल पड़ता। सलीम भाई, तुम्हारी बात बिल्कुल सच है और मुझे खुद बहुत शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारा पैसा समय पर नहीं दे पाया। तुम तो देख ही रहे हो ना कि पिछले 4 दिनों से इस आफत की बारिश ने मेरा धंधा बिल्कुल ठप कर दिया है। बस मुझे 2-3 दिन का समय और दे दो भाई, मैं पाई चुका दूंगा। मोहन सलीम को 2-3 दिन रुकने को बोला। उसके बाद सलीम वहां से चला जाता है और मोहन आंगन में बारिश देख रहा है। अंदर मालती की नजर कोने में रखे सूखे बांस पर पड़ती है। मोहन जी आप उदास मत होइए। मुझे अचानक अपनी नानी की कही एक बहुत पुरानी बात याद आ गई है। वो हमेशा बरसात के दिनों में कहती थी कि अगर बारिश में खाने को लंबे समय तक गर्म और तरोताजा रखना हो तो उसे मोटे बांस के टुकड़ों के अंदर मसाले भरकर दम देकर पकाना चाहिए। इससे खुशबू भी 4 गुना बढ़ जाती है और स्वाद भी। अरे मालती, तुम भी ना इस मुसीबत के वक्त में क्या अजीब बातें लेकर बैठ गई हो। सुनिए मोहन जी, जब हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तो एक बार अपनी नानी के इस आजमाए हुए नुस्खे पर भरोसा करके देखने में क्या हर्ज है। अगर कल हमारी ये तरकीब काम नहीं आई और कुछ नहीं बदला तो मैं आगे से कभी जिद नहीं करूंगी। बस आखिरी बार मेरी बात मान लीजिए। मालती का बात मानकर तेज बारिश में मोहन और मालती जंगल जाते हैं। मोहन एक मोटे बांस पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला होता है कि वनरक्षक भैरव सिंह आ जाता है और गुस्से से कहता है, रुक जाओ वहीं, अपनी कुल्हाड़ी नीचे रखो। तुम दोनों को इतनी अक्ल नहीं है क्या कि सरकारी जंगल के हरे भरे बांस बिना किसी लिखित इजाजत के काटना कानूनन जुर्म है? इतनी तेज कड़कती बिजली और तूफान में तुम यहाँ लकड़ी चुराने आए हो? नहीं साहब, हम चोर नहीं हैं, हम तो बस मजबूर हैं। पिछले 5 दिनों से लगातार हो रही इस बारिश ने हमारे घर का चूल्हा तक बुझा दिया है। अगर आज हम इस बांस को लेकर नहीं गए तो कल हमारे पास भूखे मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा साहब। हमें माफ कर दीजिए। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हारी आंखों की ये लाचारी और सच्चाई मुझे झुठलाने नहीं देगी। अगर बात सच में ईमानदारी की कमाई और पेट पालने की मेहनत की है तो कानून को थोड़ा लचीला किया जा सकता है। ये एक मोटा बांस मैं खुद तुम्हें देता हूँ, लेकिन याद रखना, जरूरत से ज्यादा कभी मत काटना। भैरव सिंह ने खुद आगे बढ़कर उस भारी बांस को उठाने में मोहन की मदद की। मोहन की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। वह बांस सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, वह उनके आने वाले कल की उम्मीद की पहली किरण था। अगले दिन बारिश थमने पर मोहन ने सुखनगर बस स्टैंड पर एक छोटा सा लकड़ी का ठेला लगाया। रात भर जागकर मालती ने जो मसाले पीसे थे, मोहन ने उन्हें ताजा मटन और चावल के साथ बांस के टुकड़ों में भरा। फिर उसने इन बांस के टुकड़ों को सुलगते कोयले की धीमी आंच पर दम होने के लिए रख दिया। जैसे ही बांस गर्म हुए, उनमें से मटन और मसालों की ऐसी सौंधी खुशबू उठी कि पूरा बस स्टैंड महक उठा। तभी शहर से आने वाली एक बस वहां रुकी और उसमें से 4 थके हारे मुसाफिर उतरे। अरे भाई, जरा ठहरो, जरा अपनी नाक से इस हवा के झोंके को महसूस करो। ये कैसी सौंधी सौंधी और नशीली खुशबू आ रही है। ऐसी खुशबू तो मैंने आज तक किसी बड़े से बड़े 5 स्टार होटल के शाही मटन में भी नहीं सूंघी। ये खुशबू इस छोटे से ठेले से ही आ रही है क्या? मुसाफिरों के कदम अपने आप मोहन के ठेले की तरफ खींचे चले आए। उनकी भूख इस खुशबू को सूंघकर 10 गुना बढ़ चुकी थी। मोहन ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। हाँ बाबूजी, ये हमारी नई पेशकश है, बैम्बू मटन बिरयानी। इसे हमने खास तौर पर इस बारिश के मौसम के लिए शुद्ध देसी मसालों और बांस के अंदर धीमी आंच पर दम देकर पकाया है। आप एक बार जरा चख कर देखिए, खुद जान जाएंगे।
मोहन ने बड़े ही सलीके से केले के पत्ते पर गर्मा गर्म भाप उड़ती हुई बिरयानी निकाली। मटन के टुकड़े पूरी तरह पक चुके थे और चावल का एक एक दाना अलग था। दूसरे मुसाफिर ने उत्सुकता से पहला चम्मच मुंह में डाला। ओ मेरे भगवान, ये स्वाद, ये तो अद्भुत है। मटन का एक एक रेशा इतना मुलायम है कि मुंह में जाते ही मलाई की तरह घुल गया। और इस चावल में जो बांस का सूंधापन उतरा है ना, भाई साहब, ऐसी दिव्य बिरयानी तो पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगी। हमारे लिए 4 प्लेट और पैक कर दो। देखते ही देखते बस स्टैंड पर मौजूद दूसरे लोग भी वहां जमा हो गए। कुछ ही घंटों में मोहन का पूरा पतीला खाली हो गया और मोहन के चेहरे पर महीनों बाद एक सच्ची मुस्कान आई थी। उनकी मेहनत रंग ला रही थी। कुछ ही दिनों में मोहन की बैम्बू मटन बिरयानी पूरे सुखनगर में मशहूर हो गई और उसके ठेले पर लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी। लेकिन इस कामयाबी से सड़क पार बने आलीशान राजमहल होटल का मालिक धर्मपाल बेहद जलने लगा। धर्मपाल एक लालची, घमंडी और रसूखदार आदमी था। वह अपनी चमचमाती कार में बैठा गुस्से में मोहन के ठेले पर लगी भीड़ को देख रहा था। अरे ओ विक्रम, जरा अपनी इन दोनों आंखों को फाड़कर सड़क के उस पार देख। उस अदने से फटे हाल मोहन के ठेले पर इतनी भीड़ लगी है कि पैर रखने की जगह नहीं है, और मेरे इतने बड़े आलीशान राजमहल होटल में मक्खियां भिनभिना रही हैं। पता लगाओ क्या चक्कर है इसका। उसने तय कर लिया कि वह इस धंधे को कुचल कर रहेगा। अगले दिन शाम को जब भीड़ थोड़ी कम हुई तो अचानक 2 भारी डील डॉल के अंगरक्षक मोहन के ठेले के सामने आकर खड़े हो गए। उनके पीछे पीछे धर्मपाल हाथ में सोने की अंगूठियां पहने और मुंह में पान चबाते हुए वहां पहुंचा। उसने बड़े ही घमंड से एक भारी चमड़े का बैग मोहन के काउंटर पर दे मारा। बैग की झिप खुली और अंदर गुलाबी नोटों की गड्डियां चमक रही थी। सुनो मोहन, मैं सीधे मुद्दे की बात करने का आदी हूं। ये जो बैग तुम देख रहे हो ना, इसमें पूरे 5 लाख रुपए नकद भरे पड़े हैं। तुम कल से ही अपना ये सड़ा हुआ ठेला बंद करो और मेरे बड़े होटल के मुख्य बावर्ची बन जाओ। तुम्हारी ये बैम्बू बिरयानी सिर्फ और सिर्फ मेरे होटल के नाम से बिकेगी। माफ कीजिएगा बड़े मालिक, लेकिन आपकी ये 5 लाख की दौलत भी मेरी इस मेहनत को नहीं खरीद सकती। ये बांस वाली बिरयानी सिर्फ पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है साहब। ये मेरी और मेरी पत्नी मालती की पहचान है, हमारा आत्मसम्मान है, और मैं अपनी पहचान किसी को नहीं बेच सकता। एक मामूली ठेले वाले से ऐसा 2 टूक जवाब सुनकर धर्मपाल का अहंकार बुरी तरह आहत हुआ। उसके चेहरे का रंग लाल हो गया और उसने गुस्से में अपनी उंगली मोहन की तरफ उठाई। छोटे मुंह बड़ी बात मत कर मोहन। तूने शायद अभी तक इस इलाके में धर्मपाल की ताकत और उसके रसूख के बारे में सुना नहीं है। इतना बड़ा पैसा बार बार किसी के दरवाजे पर भीख की तरह नहीं आता। सोच ले, अगर आज मेरा ये हाथ ठुकराया तो कल मांगने लायक भी नहीं बचेगा। धर्मपाल अपनी कार में बैठकर चला गया, लेकिन उसकी धमकी हवा में एक काले साए की तरह मंडरा रही थी। रात के अंधेरे और बिजली की कड़कड़ाहट में धर्मपाल के गुंडों ने कुल्हाड़ियों से मोहन के ठेले को तहस नहस कर दिया। अगली सुबह जब मोहन और मालती हमेशा की तरह काम पर पहुंचे तो वहां का खौफनाक नजारा देखकर दंग रह गए। उनका पूरा ठेला टुकड़ों में कटा हुआ था। पीतल के महंगे बर्तन कुचले थे और चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा था। हे भगवान, ये जुल्म किसने कर दिया? हमारे पेट पर लात मारकर किसी पापी को क्या मिला? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं कहा, किसी की चींटी तक नहीं मारी। फिर हमारी रोजी रोटी के इस मंदिर को इतनी बेरहमी से किसने उजाड़ दिया? मोहन जी, अब हम क्या करेंगे? मालती का रोना सुनकर आसपास के राहगीर भी रुक गए। मोहन की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। मालती, चुप हो जाओ, रोना बंद करो। आंसू बहाने से हमारी ये टूटी हुई दुकान वापस खड़ी नहीं होगी। जिसने भी रात के अंधेरे में कायरों की तरह ये नीच हरकत की है ना, वो सिर्फ हमारे इस लकड़ी के ठेले को तोड़ पाया है, लेकिन वो हमारे हौसलों और हमारी इस हिम्मत को कभी नहीं तोड़ पाएगा। तभी वहां सुखनगर गांव के लोग और वनरक्षक भैरव सिंह वहां इकट्ठा हो गए, जिनका मलबा देखकर खून खौल उठा था। वे सिर्फ अफसोस जताने नहीं बल्कि मोहन की मदद करने के इरादे से आए थे।
इसी संकल्प के साथ बढ़ई हरिराम काका ने तुरंत अपने कंधे से आरी और बसूला उतार लिया। मोहन बेटा, तुम अकेले नहीं हो। जब तक तुम्हारे इस हरिराम काका के हाथों में ये आरी और हथौड़ी सलामत है, तब तक तुम्हारी दुकान बंद नहीं हो सकती। आज मैं अपनी खुद की दुकान पर ताला लगा दूंगा, लेकिन शाम होने से पहले तुम्हारा ये ठेला पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाकर खड़ा करूंगा। हरिराम काका की बात सुनकर सलीम भाई ने भी आगे बढ़कर मोहन के कंधे पर डांडस बंधाते हुए हाथ रखा। और सुनो मोहन भाई, आज की इस नई शुरुआत के लिए जितना भी अव्वल दर्जे का मटन लगेगा वो सारा का सारा मेरी तरफ से बिल्कुल मुफ्त होगा। पैसे की बात अपनी जबान पर भी मत लाना। आज पूरा सुखनगर दिखाएगा कि एक गरीब की ईमानदारी की ताकत क्या होती है। पूरे गांव ने मिलकर काम करना शुरू किया। किसी ने लकड़ी का इंतजाम किया, किसी ने नए बर्तनों की व्यवस्था की। दोपहर होते होते एक नया, पहले से भी सुंदर और मजबूत ठेला सजकर तैयार हो गया। ये गांव के भाईचारे की जीत थी। नया ठेला शुरू होते ही सायरन बजाती सरकारी गाड़ियां पुलिस और खाद्य अधिकारियों के साथ वहां आ रुकी। उन्हें देखकर ग्राहकों में अचानक अफरा तफरी मच गई। मुख्य खाद्य अधिकारी के हाथ में एक सरकारी नोटिस था और उनके तेवर बेहद सख्त थे। यहाँ का मालिक मोहन कौन है? तुम्हारे खिलाफ शहर के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित नागरिक ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है कि तुम यहाँ बिना किसी वैध लाइसेंस के खाना बेच रहे हो और गंदे बांस का इस्तेमाल करके लोगों की सेहत के साथ जानबूझकर खिलवाड़ कर रहे हो। सरकारी आदेश के तहत इस ठेले को अभी सील किया जाता है। साहब, मैं खुद इस गांव का सरकारी वन रक्षक हूँ। मोहन जो भी बांस इस्तेमाल करता है वो पूरी तरह साफ सुथरे और हमारी नगर पंचायत की लिखित अनुमति के बाद ही काटे जाते हैं। इसके पास स्वास्थ्य विभाग का भी पूरा सर्टिफिकेट है। किसी ने जलन के मारे इसके खिलाफ ये पूरी झूठी साजिश रची है साहब। आपके ये सारे कागजात तो 100% असली और वैध हैं। कंप्यूटर में भी आपका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ सुथरा है। मोहन जी, हमसे भूल हुई कि हमने उस उठी गुमनाम शिकायत पर भरोसा किया। सरकारी सील हटाने का हुक्म जारी किया जाता है। मोहन और मालती की सच्चाई ने एक बार फिर धर्मपाल के काले इरादों को धूल चटा दी थी। दुकान के काउंटर से बांस वाली बिरयानी की वही सौंधी खुशबू एक बार फिर हवा में तैरने लगी। मालती मुस्कुराते हुए पत्तों पर बिरयानी परोस रही थी और मोहन गर्व से नए ऑर्डर्स ले रहा था। मुश्किल वक्त इंसान की परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन अगर साथ परिवार का हो और इरादे सच्चे हों तो हर बारिश कामयाबी की कहानी बन जाती है।